2014 के बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी शब्द को, किसी भी स्टेटमेंट को आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, जो आपका अधिकार है, और आपके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा शुरू हो गया। इस पर एफआईआर सेडिशन की हो रही है। ताकतवर आदमी नहीं है, पैसे वाला नहीं है और बड़े वकील नहीं खड़ा कर सकता है, तो वो केवल जेलों में सड़ेगा सर। सेडिशन जो है, सेडिशन का कानून हमारे यहाँ चल ही क्यों रहा है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अंग्रेज ने किया तो समझ में आता है, वो गैर मुल्की सरकार थी। नमस्कार, मेरा नाम विप्लव अवस्थी है। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर और मैं कुछ नाम की लिस्ट आपके सामने पढ़ना जा रहा हूं। आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद कि ये नामों में कॉमन क्या है। कन्हैया कुमार, अरुंधति रॉय, असीम त्रिवेदी, सरजिल उस्मानी, उमर खालिद, एंड्रयू सैम राजा पांड्या, धवल पटेल, शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और तमाम। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इन सबों में कॉमन क्या है। इन सबों में कॉमन यह है कि इतिहास के किसी ना किसी समय इन पर सेडिशन यानी कि राजद्रोह का केस लगा हुआ है। इन पर लगा है, चला है और गांधी पर भी चला है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे, वो पहले इसके कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय एक पहले विक्टिम रहे। आज इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेडिशन कानून को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है और कहा गया है ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इतिहास ये कहता है कि कोई भी सरकारें रही हैं, इसका बेजा इस्तेमाल होता ही रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट संजय पारिक साहब जुड़ चुके हैं। मानवाधिकार के मामले में जाने माने वकील हैं। पीयूसीएल, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की तरफ से सैकड़ों की संख्या में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, बहस करी और जीते हैं। संजय सर, सबसे पहले तो मैं सेडिशन लॉ से ही शुरू कर लूंगा। जबरदस्त बेजा इस्तेमाल इस समय हो रहा है, 2014 के बाद हो रहा है या पहले भी होता रहा है? और इस कानून के साथ समस्या क्या है? जो सरकारें आती हैं वो इसका प्रयोग करती हैं और बेजा इस्तेमाल करती हैं। देखिए विप्लव जी सर, ये जो कानून है, ये आपको मालूम है कि जो ब्रिटिशर्स थे या उससे पहले, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर ये कानून था। और ये कानून इसलिए है, इसलिए आप कुछ शब्द उसमें पाएंगे, उसमें कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें ये लिखा है 124 के अंदर जी, डिसअफेक्शन। जी, डिसअफेक्शन आप देखेंगे, एक डिसलॉयलिटी। ये जो डिसअफेक्शन का मतलब हुआ एब्सेंस ऑफ अफेक्शन, डिसलॉयलिटी का मतलब है कि आप लॉयल नहीं हैं। तो ये जितने भी शब्दों का इस्तेमाल था उस समय, और ये मतलब जब मैकाले ने उसका ड्राफ्टिंग किया था, वो 1837 के अंदर 1839 तक ये आईपीसी में इंक्लूड करना चाहते थे। फिर इतिहास ये भी कहता है कि 1860 से 1870 तक ये नहीं था, फिर 1870 में लाया, फिर इसके रूप बदलते गए, अमेंडमेंट होते गए, और प्रेजेंट अमेंडमेंट 124 है जो हम इसमें देखते हैं जी। इसका मतलब ये था कि आपको ओबीडियंस जरूरी है। मतलब आपने कुछ बोला जो डिसोबीडियंस को शो करे, तो इसका मतलब है आपने सेडिशन किया। सीधी सीधी बात ये थी। लेकिन हमारे संविधान में आने के बाद में जो 1901 है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात हुई, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर ये अधिकार दिया है कि आप कितने भी स्ट्रांग तरीके से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पॉलिसीज का। उसमें कोई भी रोक टोक नहीं हो सकती। कहीं पर भी 1901 के अंदर ये नहीं लिखा कि आप स्ट्रांग वर्ड यूज करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ ये है जो 1902 के अंदर कि अगर आप पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है या इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस होता है, लेकिन उसके अंदर भी जरूरी है कि आपके जो आपने शब्द बोले हैं या आपने जो स्पीच दिए है, उसका एक डायरेक्ट नेक्सस हो कि उससे वो जो वायलेंस है उसका इंसाइटमेंट होगा,
या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होगा। वो जो नेक्सस है वो बहुत जरूरी है। अगर वो नेक्सस नहीं हो तो आपने कोई अपराध नहीं किया। एक सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया था, मैं उसका हवाला दे दूं, जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद की बात उन्होंने बोली, राज करेगा खालसा, इस तरह के स्लोगन उन्होंने लगाए। वाले केस की आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस तरह की केवल, क्योंकि बहुत सारे जो आपने केसेस किए ना उसके अंदर स्लोगन्स की बात भी आती है, तो अगर आपने इस तरह का स्लोगन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें कोई, ये तो अगर नारा लगा भी दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे अगर कोई वायलेंस का इंसाइटमेंट नहीं होता और पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होता तो ये नहीं माना जाएगा। और एक्चुअल में इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया था, हालांकि वैलिडिटी को उन्होंने अपहोल्ड किया, लेकिन ये बताते हुए कि जो मैंने आपको अभी बताया कि उसका एक नेक्सस होना चाहिए, और वो मतलब है कि इमीडिएटली इट विल प्रोवोक सम काइंड ऑफ थिंग। ये नहीं कि आपके बहुत गैप के बाद में 3, 4, 5, 10 दिन के बाद में कोई बात हो रही तो नहीं, उसके अंदर इस तरह की बात होनी चाहिए जिससे बोलते हैं कि आपने माचिस जलाई और एकदम से आग लग गई, तो वो जो माचिस जलाने वाली बात है वो उसके अंदर होनी चाहिए, तभी इसके अंदर कोई ऑफेंस। संजय सर, मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा, मैं जल्दी से 124A एडिशन पढ़ देता हूं। Whoever by words either spoken or written or by sign or by visual representation or otherwise bring or attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards, हालांकि इसमें towards जो omitted शब्द है वो ब्रिटिश इंडिया है, the British India sir, the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which the fine may be added, or with fine। मैं इस डेफिनेशन को जो समझ पा रहा हूं संजय सर, मैं इस डेफिनेशन को समझ पा रहा हूं जो बड़ी बात सेडिशन को लेकर निकलती है कि आपका ऐसा कोई कृत्य, आपकी ऐसी कोई स्पीच जो कहीं ना कहीं भड़का दे, लोगों को एक्साइट कर दे कि वो आपके खिलाफ हो जाए, सरकार के खिलाफ बातें करने लगे, जो मुझे मोटा मोटा समझ में आता है। आपने जो बोला कि अगर आप, एक तो आपने बोला कि उनके बोलने में कोई बात है, तो मुझे शशि थरूर के बारे में कहना है कि वो भी ठीक नहीं है। मतलब है कि उन्होंने, सबने जो बोला है अपनी तरीके से बोलने वाली बात होती है, लेकिन आपने एक बात बोली कि अगर कोई स्ट्रांग तरीके से बोलता है और उसके वजह से गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म शुरू होता है तो इसमें आ सकता है, तो इसमें कहीं नहीं आ सकता। गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म के लिए ही हमारी डेमोक्रेसी के अंदर ये प्रावधान है कि आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और क्रिटिसिज्म अगर डेवलप भी होता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने कुछ वक्तव्य दिया है उसका डायरेक्ट रिलेशन इससे हो कि वो वायलेंस को एक्साइट करे, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस जिसे बोलते हैं, या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करे, उस तरह की बात होनी चाहिए, तभी ये जो सेडिशन की बात है हो सकती है। सिर्फ गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म से कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करना, उनकी पॉलिसीज को गलत बताना, ये तो हमें संविधान ने अधिकार दिया है। जी दिनेश जी, आगे मैं थोड़ा सा आप इससे मुझे लगता है और बेहतर इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जब पत्रकार, छात्र, टीचर, अध्यापक, इतिहासकार, यहाँ तो कोई नहीं बच पा रहा है, तो किसान भी नहीं बच पाया। जी कि सेडिशन का सबसे अहम जो मुख्य बिंदु होता है वो होता है कि इट मस्ट इंसाइट टू कमिट एक्ट्स ऑफ वायलेंस जी और अपरूटिंग द गवर्नमेंट। देखिए बहुत फर्क है अपरूटिंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू वायलेंस में और क्रिटिसिज्म से गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करा देना, फर्क है दोनों में। क्रिटिसिज्म से ओवरथ्रो कराना बिना यूज ऑफ वायलेंस के, ये एक डेमोक्रेटिक मीन्स है, जैसे संजय कह रहे थे जी। एक डेमोक्रेटिक पद्धति का ये एक तरीका है जिसमें कि आदमी, सरकारें बदलती हैं, पर अगर आप वायलेंस इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप सरकार को ओवरथ्रो करते हैं तो वहां पर आप सेडिशन लगा सकते हैं। अब उसको कॉन्क्रीट एग्जांपल अगर आप लीजिए कि अब सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई या थरूर साहब के या ऐसे अन्य लोगों के किसी ऐसे वक्तव्य से कि कुछ लोग उत्साहित होकर कुछ प्रोटेस्ट करें, ये तो काफी नहीं है ना सेडिशन के लिए। यस
अब ये जैसा आपने कहा कि राजीव सरदेसाई या शशि थरूर ने ऐसा कोई उन्होंने नहीं षड्यंत्र या कोई वक्तव्य ऐसा दिया हो कि सरकार को उखाड़ फेंको और सरकार के खिलाफ जो है हथियार उठा लो, या सरकार के जो आर्म्ड फोर्सेस में बगावत का कोई उन्होंने आह्वान किया हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इस सूरत में ये कहना कि इन लोगों ने ऐसा, इनके वक्तव्य में ऐसा कुछ था कि जो कि सेडिशन को अट्रैक्ट करता है कानून को, तो वो तो सिर्फ एक ही उसका मकसद हो सकता है कि वो डराना धमकाना लोगों को चाहे। देखिए, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने सरदेसाई को सेडिशन का चार्ज लगाया, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, सही है या गलत है, उनसे कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अवस्थी जी जैसे लोग जो है सतर्क रहें, हमारे खिलाफ बोलेंगे तो ये चार्ज लगेगा, फिर झेलिएगा। ठीक है, ठीक है दिनेश सर। अब मुझे थोड़ा सा उसके आगे मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूं। जहां तक इस सेडिशन की बात है, आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। आप एफआईआर दर एफआईआर कर रहे हैं, अरेस्टिंग दर अरेस्टिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी करेक्ट बात है कि कन्विक्शन ड्रॉप है, आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। और ड्रॉप भी थोड़ा नहीं है, 33% ड्रॉप, जो मैं अभी हाल फिलहाल रिपोर्ट एक देख रहा हूं। मुझे दिनेश जी ये बताइए, इसके बाद मैं संजय सर से भी यही क्वेश्चन लूंगा। 2014 के बाद से ये स्थिति ऐसी है? 2014 के पहले भी इस तरह भेजा इस्तेमाल हुआ, या अंग्रेजों के समय जब बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी भी थे तो भी इसी टूल का वो इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, वो तो हो सकता था। देखिए, फर्क ये है कि जब हमारे स्वतंत्रता के संग्राम चल रहा था तो हमने नाम ही उसको संग्राम दिया था जी। नॉन वायलेंट था, बट इट वाज फॉर ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट, और वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी। तो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए जब आप आह्वान देते हैं, कहते हैं कि सरकार को हटाओ, तो सरकार को हटाओ का मतलब ये नहीं था कि इस सरकार की जगह जो है कोई और सरकार लाओ। उसका मतलब यह था कि अंग्रेजों को भगाओ ताकि हमारी अपनी सरकार हो। उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। और जहां तक सेडिशन के इस्तेमाल का सवाल है, लॉ का इस्तेमाल का सवाल है, ये 70 से 75 के बीच में, 76 के बीच में हुआ है। और उसके बाद तो शायद बहुत कम हुआ है, पर ये अब 14 के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि फिर वही जैसे मैंने कहा साहब कि एब्सोल्यूट रूल को पता नहीं क्यों हमेशा खतरा रहता है। आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आप बहुत छोटे रहे होंगे उस समय, मिसेस गांधी के रिजीम में हमेशा एक उनका नारा रहता था, उनका और मिसेस गांधी का खासतौर से, कि एक षड्यंत्र है बाहरी ताकतों का, ये बहुत रहता था। दूसरा एक उनका रहता था कि हमारे हाथ मजबूत करिए, हमको लोग उखाड़ने में लगे हुए हैं। तो एब्सोल्यूट रूल को हमेशा ये खतरा रहता है, और जहां कुछ थोड़ा भी कुछ होता है तो उसको ये लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम मिल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि षड्यंत्र के और ये सेडिशन की उसमें परिभाषा में जाए, और ऑफेंस जो है डिफाइंड आईपीसी में उसमें जाए, तो इन सब लोगों के उससे कोई भी षड्यंत्र कहीं से बनता नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। और प्रोटेस्ट भी अगर नहीं अलाउड है डेमोक्रेसी में, तो फिर डेमोक्रेसी क्या है? संजय सर, 2014 से लेकर और 2021 तक, कल जो सरजील उस्मान साहब हैं, एएमयू के पूर्व छात्र हैं, उन पर सेडिशन का केस लगाया गया आपका कोरेगांव वाले इशू पर को लेकर। अब मुझे ये बताइए थोड़ा, 14 से ये 21 तक का समय और 14 के बिफोर का समय, आप तो इतना लगातार कोर्ट्स में पीयूसीएल की तरफ से लगातार इस कानूनों को लेकर लड़ते रहे हैं, क्या फर्क देखते हैं? ये सेम उसी तरह का एक तरह का चला आ रहा है, या कुछ आप ऊपर नीचे बढ़ाव उतार देख रहे हैं इस पर? देखिए, 2014 से पहले हम देखें तो आपको उसमें जो संख्या है वो कुछ कम नजर आएगी। हालांकि हर स्टेट के अंदर, देखिए, ये जो शुरू हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, ये ओबीडियंस की बात है। तो ओबीडियंस माने हुआ जो पॉलिटिकल पार्टी उसको लगता है
कि भाई अब तो हमारे खिलाफ काफी विरोध हो रहा है, तो वो इस शक्ति का प्रयोग करते हैं कि आप हमारी बात को क्यों नहीं मान रहे, आप ओबीडियंट क्यों नहीं। जो अंग्रेजों के समय की बात थी, तो उस समय भी इसका प्रयोग हुआ 2014 से पहले। अगर हम उसकी मात्रा को देखें तो हम कह सकते हैं कि कम रूप से प्रयोग हुआ, लेकिन ये कहना कि प्रयोग नहीं हुआ ये गलत हुआ। लेकिन 2014 के बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी शब्द को, किसी भी स्टेटमेंट को आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, जो आपका अधिकार है, और आपके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा शुरू हो गया। तो ये जो अभी स्थिति है जिसको हम बोलते हैं जैसे बिल्कुल दब जाना या घुटन की स्थिति है। आज किसी भी व्यक्ति से आप बात करिए, वो बोलेगा, अब मान लीजिए किसानों की कोई बात है, उनका कानून आया, इस संविधान में अधिकार है आप ये बोले कि ये जो कानून बना है वो गलत है, आप उसके रीजंस दीजिए। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ जो लोग हैं उनको बेनिफिट करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। ये सब बातें कहने में कोई गलत बात नहीं है, ये कहना आपका अधिकार है। आपके ऐसे कहने से ना कोई इंसाइटमेंट होता ऑफेंस का, ना पब्लिक डिसऑर्डर पैदा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, उदाहरण दिया, जिसने बोला खालिस्तान जिंदाबाद वगैरह, तो वहां भी कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो इस तरह के नारे हैं, इनसे कोई इस तरह की जो इंसाइटमेंट की बात है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक नेक्सस जरूरी होता है उसका। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको अवस्थी ये बताऊं, जो आपको इसमें ये प्रूव करना, जैसे केदारनाथ वाले केस में बताया कि प्रॉक्सिमिटी जरूरी है, इंसाइटमेंट वाली बात जरूरी है, लेकिन एफआईआर फाइल हो जाती है। जैसे आपको मालूम है टाटा में हुआ, जैसे कोटा में हुआ, जैसे यूएपीए में हुआ। यूएपीए भी बहुत तादाद में यूज हो रहा है, जबरदस्त। ये जो सारे कानून हैं, ये इस तादाद के अंदर अब्यूज हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं। और आप कोर्ट में जाकर के आप सालों तक रहे अंदर, और वो उसकी चलता रहता है, पेंडेंसी चलती रहती है, और अल्टीमेटली माना जाता है। सर ये संजय सर, आपकी जगह संजय सर, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। जो आपने बात कही, मैं उस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि बलवंत सिंह के केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, केदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या कहा, और ये भी कहा कि गाइडलाइंस दुनिया फॉलो कीजिए। लेकिन प्रैक्टिकल ये है सर, दिनेश सर भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप भी, जिस पर एफआईआर सेडिशन की हो रही है, ताकतवर आदमी नहीं है, पैसे वाला नहीं है, और बड़े वकील नहीं खड़ा कर सकता है, तो वो केवल जेलों में सड़ेगा सर, और कुछ नहीं हो सकता। तो जो सेटिस्फेक्शन अदालतों से होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ कह चुके हैं कि आप ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट खुद बेल देने से बचते हैं। तो सेडिशन जैसे मामलों में दिनेश सर बेल ही नहीं मिलती है, तो करेगा क्या आदमी? स्थिति तो वहां और ज्यादा खराब है। सही है आपको कहना, पर एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि इस बात पे स्टडी करिए कि कितने सेडिशन के चार्ज लगे जी, कितने, और कितने स्टेज तक गए, चार्जशीट भी लगी और ट्रायल स्टेज तक कितने कन्विक्शन हुए। अगर इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो नजर आएगा कि चार्जेस तो बहुत लगते हैं, पर उसके बाद सरकार आगे बढ़ती नहीं है, फिर तो देती है ज्यादातर। ड्रॉप रेट सर, मैं थोड़ा सा एड ऑन कर दूं, ड्रॉप रेट आपको 16, 17, 18 ही का मैं दे दूं। 16 में 33.3, 17 में 16.7 और 18 में 15.4, यानी ड्रॉप रेट लगातार बढ़ रहा है जी। तो ये जब देखिए, ये चार्जेस पे के स्टेज तक गए या फिर कन्विक्शन हुआ। मैं 3 स्टेज बात कर रहा हूं ना। एक तो ये देखिए कि कितने चार्जेस लगे, नंबर ऑफ चार्जेस सेडिशन के। दूसरा ये कि उनमें से कितने चार्जशीट कितनों में फाइल हुई और ट्रायल स्टेज में गए, और कितनों में कन्विक्शन हुआ। ये 3 को अगर आप देखेंगे तो लगातार घटता हुआ नजर आएगा आपको। एनीवे, ये तो खैर दूसरी बात है। पर दूसरा जो उसमें जरूरी अहम बात है, जैसे आपने प्रश्न किया था उसके कॉन्टेक्स्ट में जी, कि सेडिशन जो है, सेडिशन का कानून हमारे यहाँ चल ही क्यों रहा है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अंग्रेज ने किया तो समझ में आता है, वो गैर मुल्की सरकार थी, गोरों की सरकार थी, उनको जो है आयरन रूल चलाना था। पर हमने तो डेमोक्रेसी को चुना है, जिसमें कि हम राइट टू प्रोटेस्ट भी देते हैं, एक्सप्रेशन का राइट भी देते हैं। तो फिर ये हमने सेडिशन का चार्ज क्यों लगाया है?
क्यों रखा है, क्यों प्रिजर्व करके रखते हैं। और ये सब कानून तो उस जमाने के एंटिक्वेटेड लॉज हैं जहां की डेमोक्रेसी की वैल्यू हमारे यहाँ थी नहीं। आज हम जब 70 साल में डेमोक्रेसी में रहने के बाद आज भी हम उस अंग्रेजों की पद्धति को फॉलो क्यों करते हैं। यूएस में तो इस तरह के चार्जेस तो शायद ही कभी लगते हैं, अगर आप देखिए। तो इसका बेहतर जवाब दिनेश जी आप ही खुद दे दीजिए कि क्यों इस तरह का कानून रखा ही क्यों जाता है। इसके बाद मैं पारेख साहब से ले लेता हूं इसका जवाब। जाहिर है कि हमारी सरकारें पता नहीं क्यों इतने इनसिक्योर क्यों है। इतनी इनसिक्योरिटी सरकारों में क्यों है, और वो सरकार जो कि एब्सोल्यूट सरकार होती है उसमें इनसिक्योरिटी कहीं ज्यादा होती है, हमने देखा। तो ये बात मुझे आज तक भी समझ में नहीं आई। मेरा हमेशा ऑब्जेक्शन रहा ये सेडिशन वाले लॉ होने ही नहीं चाहिए, क्यों होते हैं, फिर भी है, चल रहे हैं, हर सरकार चलाती रहती है। ठीक है, बहुत ही गलत पद्धति है। जो आपने निगेटिव वॉइस की दिनेश जी बात कर रहे हैं, वो निगेटिव वॉइसेस से सरकारें डरती हैं। ये तो 303 वाली सरकार है, इसको किस बात का डर। ये जो शब्द है डिसअफेक्शन हुआ, डिसलॉयलिटी हुआ, अब ये शब्द मुझे समझ में नहीं आता कि डेमोक्रेसी के अंदर ब्रिटिश राज में तो समझ सकते हैं कि वो सब शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन इन शब्दों का क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और इसीलिए एक बात ये भी है कि इस तरह की जो वेग है बिल्कुल, जिसको आप किसी भी इनमें सारी चीजों को लेकर के आ सकते हैं, तो वो शब्द जिसके अंदर है, जो कानून बना हुआ है, मुझे लगता है कि जो केदारनाथ में जो जजमेंट दिया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, अभी जो नया आपको मालूम है प्राइवेसी का जो जजमेंट दिया है बेंच ने, हमारी लार्जर बेंच ने, श्रेया सिंघल के अंदर भी उन्होंने कहा जो आईटी एक्ट का 66 से उसको स्ट्राइक डाउन किया, वो सारे जजमेंट के आते हुए जिस तरह से डेवलप हुआ है, ये इसको दोबारा से कोर्ट को देखना चाहिए अगर लार्जर बेंच को रेफर करना है। और मुझे नहीं मैं लगता है कि इस तरह का जो कानून है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि अगर स्टेट और ये फिगर सामने आते हैं कि स्टेट इसको मिसयूज कर रहा है, तो फिर इस कानून को, क्योंकि मिसयूज के ऊपर तो कोर्ट ये बोल सकता है कि भाई हम मिसयूज के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके अब्यूज की संभावना देखते हैं और पूरे इसको इंटरप्रेट करते हैं, जो अभी जिस तरह से संविधान का 1901 ने इन पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसको 124A को मुझे आईपीसी से हटा देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब टाटा का जजमेंट हुआ था तो उस समय भी उन्होंने कहा था, टाटा में 1% रेट था जो नोट किया है सबने, इसलिए टाटा भी रिपील हुआ, पोटा भी रिपील हुआ, ये सारे कानून आपको मालूम है। तो कम से कम उन्होंने ये बोला था कि एक इस तरह की रिव्यू कमेटी हो जो इनको देखे कि अब्यूज तो नहीं हो रहा, और उन केसेस के अंदर जहां बेल ग्रांट करना है या जहां उसको नहीं चलाना है, वो तो चीजें प्रोटेक्शन, एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए जो इंडिपेंडेंटली इसको देखे। वो मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट यहाँ नहीं करता। तो अगर आपने एफआईआर जैसे आप बता रहे उसको लॉन्च कर दिया, चाहे चार्जशीट फाइल होती नहीं होती है, उसका परिणाम तो ये होता है कि वो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो संविधान ने उसको दिया है, वो स्वतंत्रता तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिल्कुल एक इस तरह के एफआईआर से कुछ करें इसके बाद। ठीक है दिनेश सर, मुझे ये बताइए किसका इस पूरे मुद्दे पर आप किसका बड़ा अहम कमी देखते हैं, जो चाहे सरकार का तो आपने एजेंडा बता दिया कि सरकार क्या सोचती है, और सरकार जब अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना होता है तो इस तरह के कानूनों का वो प्रयोग करती है, लेकिन जहां तक अदालतों का सवाल है, अदालतें इतनी कमजोर क्यों लगती हैं इस मामलों में। पर इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता था वो ये है, देखिए जैसे इसी किसान आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, कानून अगर वैलिड है, कानून अगर सही है, कानून संवैधानिक तौर पे, तो क्या ये संविधान हमारा कहता है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हम उस कानून से इफेक्टेड हैं, हमारा कोई उससे नुकसान या खामियाजा है, तो लिहाजा हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको दूं कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें आप रेट 70% कर दीजिए, 80% कर दीजिए, तो लोग एजिटेशन करेंगे। पर हो सकता है संवैधानिक उस पे अगर आप देखेंगे रूप से, तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर दे उसको। जरूरत सरकार की है, सरकार की जरूरत ज्यादा है, लिहाजा वैलिड है लॉ। तो अगर कानून संवैधानिक है तो
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो है उससे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आप और कॉन्क्रीट एग्जांपल लीजिए, जैसे किसान का आंदोलन है, हम ये मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि ये संवैधानिक तौर पे अगर टेस्ट किया जाए तो हो सकता है ये तीनों लॉ जो है मास्टर पास कर लें और वैलिड करार दिए जाए। पर क्या कानून वैलिड हो गया संवैधानिक रूप से इसका है कि फार्मर नहीं एजिटेट कर सकता? उसको तो एजिटेशन उसका इस बात से है कि वो उससे इफेक्टेड है, उससे उसकी रोजी रोटी इफेक्ट हो रही है, तो लिहाजा वो उसको प्रोटेस्ट कर रहा है। हर बात का जो है आंसर जो है वो कोर्ट कचहरी या कानूनन सही या संवैधानिक रूप में सही होना है या नहीं होना है इस पे नहीं निर्भर करता। कई चीजें ऐसी हैं जो आपको जाति तौर पे इफेक्ट करती हैं, उसको आप प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट करना वो अधिकार है हमारा। ठीक है, कानून के दायरे से अगर प्रोटेस्ट को आप देखेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल सही। मैं आपके पॉइंट को बिल्कुल समझ गया और बेहतर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला दिनेश जी। मुझे अब लास्ट एक और बता दीजिए, 124A को लेकर जिस तरह की आपत्तियां, जिस तरह का विरोध आप दोनों ने भी अभी समझाया और हम देख भी रहे हैं सड़क पर हो भी क्या रहा है, पुलिस किस तरह, आपको लगता है ये समय है, उपयुक्त समय है कि इसको स्ट्रक डाउन किया जाए? और ये सरकार की तरफ से किया जाए, संसद की तरफ से या अदालत की तरफ से? देखिए, कोई भी ऐसा कानून सेडिशन वाला ये हमेशा अब्यूज होता रहा है और होगा। हम जाती तौर पे इसके बिल्कुल ही खिलाफ हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें आपको प्रोटेस्ट का हक है। अब प्रोटेस्ट और ओवरथ्रो में आदमी को, सरकार को अंतर समझना चाहिए, और अगर सरकार नहीं समझ सकती है तो फिर ये कानून रद्द होना चाहिए। ये कानून जो है डेमोक्रेसी के लायक नहीं है। कितने वर्ष हो गए हमने इंग्लैंड में या यूरोप में या आप समझिए अमेरिका में, जिनको कि हम फॉलो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के पैटर्न पे हैं, तो उनको जो फॉलो करते हैं वहां पर अगर आप गणना कीजिए तो आपको 1/3 भी नहीं मिलेगा, 30%, 20% भी नहीं मिलेगा जितना हमारे यहाँ यूज होता है सेडिशन लॉ का, जी या मिसयूज होता है। तो लिहाजा का कोई औचित्य नहीं है हमारे इस समय समाज में, हमारे इस डेमोक्रेसी में, और हमको तो बिल्कुल ही असंवैधानिक लगता है। ठीक है, इसमें बुराई ज्यादा है। ठीक है संजय सर, मुझे इसमें लास्ट आप कमेंट बेहतर दे दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लाइव जी। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो दो अधिकार हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। लोगों का जिस तरह से कानून बनता है, क्योंकि जो चुने हुए प्रतिनिधि को आप ले जाते हैं पार्लियामेंट में, वो कानून बनाते हैं और आपको लगता है वो कानून किसी भी तरीके से गलत है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपका ये अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार नहीं कहूंगा, बोलूंगा आपका मूलभूत अधिकार है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। जो डेमोक्रेटिक राइट बोलेंगे वो है कि उसके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना, जो अभी शांतिपूर्वक तरीके से लोग बात कर रहे हैं, वो अधिकार बिल्कुल अलग है। और किसी भी कानून को जो आप उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं, वो अधिकार अलग है। यहाँ सिर्फ ये बात आ जाती है कि क्योंकि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमारे सामने है, और अक्सर होता है कि जब इस तरह के फैसले आते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कानून को कहे कि अब डेमोक्रेसी के अंदर, और जब हमने बोलने के अधिकार को एक विराट स्वरूप दिया है अपने इंटरप्रिटेशन से, ये उसके अंदर समाहित नहीं होता, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए इसको हम कानून की पुस्तक से हटाते हैं। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका अब्यूज चलता रहेगा, मिसयूज चलता रहेगा। इसको कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं एक बात कहूं, जी मैं एक बात कहूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना बड़ा पॉलिसी डिसीजन लेना बड़ा आसान नहीं होगा। मेरी अपनी जो मंशा है, जो मैं चाहता हूं, वो हमारे प्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि ये गलत है। और दुर्भाग्य ये है कि वही प्रतिनिधि जब अपोजिशन में होता है तो ये समझता है, और जब सरकार में बढ़ जाता है तो वो उसके ठीक उल्टा समझ हो जाती है उसकी। तो ये बात, इस कानून को रद्द पार्लियामेंट करे वो बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट को ये कर पाना शायद मुश्किल होगा।
दिनेश जी, मैं इसमें जोड़ दूं, तो जी परेशानी है कि अभी जो मेजॉरिटी का इनकी जो स्थिति है और जिस तरह से इसको अभी इसका मिसयूज या अब्यूज हो रहा है, उस स्थिति के अंदर फिर लोगों के पास ये रहता है कि वो प्रोटेस्ट करें, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर ये रद्द नहीं होता तो फिर एक प्रोटेस्ट की बात आती है। हम लोगों के पास दो ही चीजें अधिकार हैं जहां तक हम लोग हैं, या तो हम कोर्ट के सामने जा सकते हैं या प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट जो आएगी वो इस अधिकार को अपने से दूर रखना चाहेगी। तो वो बड़ा मुश्किल सा लगता है कि ये लोग कुछ करेंगे। हालांकि ये बात ठीक है कि अगर वो इसको रियलाइज करके हटाएं पार्लियामेंट में तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। जी, मैं इस चर्चा को खत्म करने से पहले गांधी जी का उस कोट आपके सामने, आप दोनों के सामने पढ़ना चाहूंगा। सेक्शन 124A को लेके उन्होंने कहा था कि सेक्शन 124A अंडर विच आई एम हैप्पीली चार्ड इज परहैप्स द प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शन ऑफ द आईपीसी डिजाइन्ड टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। गांधी जी को आजकल सुन कौन रहा है? आजकल सुन कौन रहा है? नहीं सर, जरूरत गांधी जी को अभी उतना ही सुन रहे हैं जो उनके स्वच्छ भारत के लिए जरूरत पड़ती है तो सुनते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों जो विशेषज्ञ कानून के बड़े जानकार, दोनों सीनियर एडवोकेट से हमने बात करी और सेडिशन लॉ को समझा भी और इसकी डिमेरिट को भी समझने की कोशिश की, कैसे सरकारें इसका बेजा इस्तेमाल करती है। और निश्चित रूप से मैं दिनेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हर बात कानून के दायरे में हो, अदालतों से ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। करना चाहिए डेमोक्रेसी में। अगर जनप्रतिनिधि इस जनता का सम्मान करते हैं तो उन्हें खुद आगे बढ़कर इस कानून को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।